डॉक्टर पांडे शर्मा, सभी अध्यापक साथियों, इस पूरे परिसर को संचालित करने वाले सभी सम्माननीय संचालक मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। विशेष रूप से श्री कौशल किशोर जी का, जिन्होंने ये आयोजन किया और मुझे आपसे भारत और यूरोप की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बात करने का समय दिया। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारत और यूरोप दोनों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं। लगभग मुझे 10-12 वर्ष हो गए। इन 10-12 वर्षों में भारत और यूरोप के बारे में जो भी कुछ अध्ययन करने की मैंने कोशिश की, उसके लिए कुछ दस्तावेज जुटाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और वो दस्तावेज सिर्फ भारत से ही नहीं, यूरोप के भी कई देशों से लिए। धीरे धीरे दस्तावेजों की संख्या लगभग 50,000 हो गई। उनका अध्ययन और अभ्यास करके मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और यूरोप की जो चिकित्सा पद्धति है, दोनों में काफी कुछ भिन्नता है। दोनों अलग अलग हैं, और ये भिन्नता जो है वो एक विशेष कारण से है, और वो कारण ये है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो पर्यावरण है, भारत का जो वातावरण है, वो यूरोप की प्रकृति, यूरोप के पर्यावरण और वातावरण से बिल्कुल अलग है। एक देश अगर पूर्व का है तो दूसरे पश्चिम के हैं। अगर गणित से कहें तो 180 डिग्री का अंतर है। ये जो भिन्नता है भारत में और यूरोप में, यही भिन्नता जीवन के हर क्षेत्र में है। भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है। समशीतोष्ण का अर्थ होता है जहां ना ज्यादा बहुत गर्मी पड़े, ना ज्यादा बहुत सर्दी हो, ना ज्यादा बरसात हो, जो भी कुछ हो वो सब समान हो। गर्मी, सर्दी, बरसात, हेमंत, शिशिर, शरद, जो भी ऋतुएं आए, जो भी जलवायु हो, वो एक जैसी हो, समान हो, अति भी ना हो और कमी भी ना हो। ऐसे देशों को समशीतोष्ण कहा जाता है। भारत के बारे में दुनिया के सभी जो विशेषज्ञ हैं मौसम विज्ञान के, वो मानते हैं कि ये समशीतोष्ण देश है। यूरोप के बारे में सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि यूरोप में 2 ही मौसम होते हैं, एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड का अर्थ है जब तापमान 0 डिग्री के आसपास हो या 0 से लेके 4-5 डिग्री के बीच में रहे। भयंकर ठंड का मतलब है जब तापमान 0 से नीचे हो और -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। कभी कभी तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए। अब जरा सोचिए, कोई देश ऐसे जहां पर न्यूनतम तापमान -40 हो जाए और कोई देश ऐसा जहां का अधिकतम तापमान +50 हो जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका शरीर जो है ना, वो तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलता है, या शरीर की कुछ प्रणालियां ऐसी हैं जो शरीर को तापमान के हिसाब से व्यवस्थित करती रहती है। यूरोप के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता है, और सर्दी भी ऐसी होती है जिसमें 3-3 महीने लगातार बर्फ गिरती रहे, बर्फ सड़कों पर जमा रहे, खेतों में बर्फ पड़ी रहे, तालाबों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे, छतों पर बर्फ हो, गलियों में बर्फ हो, नालियों में बर्फ हो, हर जगह बर्फ। और वहां की सरकार का 3-4 महीने तक तो मुख्य कार्यक्रम ही ये है बर्फ को सड़कों से हटाना। उसके लिए बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं, वो बुलडोजर रात दिन एक ही काम करते हैं।
यूरोप में कभी भी आप जाएंगे तो सभी घरों में लगभग 2 दरवाजे होते हैं। एक तो सड़क पर खुलता है और एक छत पर खुलता है। ये सड़क वाला दरवाजा जब बंद हो जाता है तो छत वाला दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। कब बंद होता है? कभी कभी यूरोप में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि सड़क पर दरवाजे की कुल ऊंचाई के बराबर बर्फ जम जाती है। गाड़ियां जो होती है ना, कारें, वो बर्फ के नीचे दब जाती हैं। फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, और निकल आई तो स्टार्ट होना और भी मुश्किल है। ऐसे हाल उनके हर साल होते हैं। आप थोड़ी कल्पना करो, आप तो जयपुर में रहते हो, कभी कभी जयपुर का तापमान 0 डिग्री के आसपास आ जाता है। जब चुरू का तापमान 0 के आसपास हो तो जयपुर भी लगभग वैसा ही हो जाता है। आप जरा सोचो क्या हाल होता है। 15 दिन तक हमारे देश में कोई काम ही नहीं होता है, कभी कभी 20 दिन हो जाते हैं। जब भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी इलाकों का तापमान 5 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री के आसपास आ जाए, हवाई जहाज उड़ना बंद कर देते हैं। 20-25 दिनों तक फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं या पोस्टपोन होती रहती है। इतना फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। 1 मीटर आगे का कुछ पता नहीं चलता है। गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है, हाईवे पर जाना मुश्किल हो जाता है। सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी से भी कम हो जाती है। स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति घट जाती है। घरों में मैंने देखा है कि सब काम ठप पड़ जाते हैं। बस एक कोयले की अंगीठी जलाओ या हीटर जलाओ, उसके चारों तरफ बैठकर तापते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ये ठंड कब जाए कब जाए। ये तो थोड़े समय के लिए होता है भारत में, मुश्किल से 15-20 दिन, तब हमारा ये हाल हो जाता है। तो जरा यूरोप की कल्पना करो जहां महीनों महीनों यही हाल होता है। ये भिन्नता है हमारे में और यूरोप में, और ये भिन्नता किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, प्रकृति की दी हुई है, प्रकृति की पैदा की हुई भिन्नता है। एक और भिन्नता है, हमारे भारत के बारे में सारी दुनिया के मौसम विज्ञानी एक बहुत बड़ी बात करते, जो शायद आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो हमेशा याद रखें इसको। दुनिया के सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 16 तरह की जलवायु है, 16 तरह के मौसम है। इनको तकनीकी भाषा में 16 क्लाइमेट जोन्स कहा जाता है। और सारे मौसम विज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में 200 देश हैं, इनमें अलग अलग ये 16 तरह की जलवायु है या 16 तरह के मौसम है। लेकिन भारत अनोखा ऐसा देश है जहां सारी की सारी 16 जलवायु एक साथ मिलती है। हाँ, और भारत को छोड़ दुनिया के मौसम विज्ञानी कहते हैं कि मौसम के हिसाब से, पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से दुनिया में कोई विशेष देश है, यूनिक है, तो वो ये भारत देश है। ये क्लाइमेट जोन्स पता है कैसे होते हैं? टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। एक टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री से 10 के बीच में, दूसरा मान लिया 10 से 20 के बीच में, तीसरा 20 से 30 के बीच में, चौथा फिर उसके आगे, फिर 0 के नीचे। इस तरह से फिक्स किए गए हैं क्लाइमेट जोन्स। तो सब मौसम विज्ञानी कहते हैं कि भारत में लगभग सभी तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं। और इसको मूर्त रूप में मैं कहूं, ये तो अमूर्त बात हुई, कुछ मूर्त बात अगर कहूं तो अगर आप भारत में अफ्रीका के रेगिस्तानी जलवायु को देखना चाहें तो राजस्थान के जैसलमेर में आ जाइए, आपको अफ्रीका का रेगिस्तान वहां दिखाई दे जाएगा। अगर आप भारत में स्विट्जरलैंड की बर्फ गिरती हुई देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर में चले जाइए, उत्तरांचल में चले जाइए, आपको वो दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस भारत में धूल भरी आंधियां जो कभी चला करती हैं ब्राजील में, मैक्सिको में, साल के कुछ महीने, वो देखना चाहें तो उत्तर और मध्य भारत के बहुत सारे स्थानों पर दिखाई दे जाएंगे।
जो आप भारत में भयंकर बारिश का कोई क्षेत्र देखना चाहें, जैसे अमेजन के आसपास का है लैटिन अमेरिका में, तो वो भारत में आपको कर्नाटक में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, जहां साल में 8 महीने बारिश होती रहती है। और साल के 3 महीने तो ऐसी बारिश होती है कि पानी रुकता ही नहीं है। कर्नाटक में एक इलाका है जिसको कुर्ग कहते हैं, वहां 3 महीने बारिश ऐसी होती है कि रुकेगी नहीं, हल्की हो जाएगी, तेज हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ऐसा ही वातावरण ब्राजील में है, मैक्सिको में है, अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल है ना, जिनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है दुनिया में, वो अगर भारत में देखना हो तो गोवा है, कुर्ग है कर्नाटक का, थोड़ा बहुत इलाका हो तो चेरापूंजी चले जाओ, बंगाल आसाम के आसपास आ जाओ। और अगर भयंकर सूखे वाला देखना हो, जहां साल में 2 इंच भी बारिश ना हो, तो वो देखना हो तो गुजरात चले जाओ। कच्छ नाम का एक जिला है जहां मुश्किल से 2 इंच बारिश होती है। वैसे तो राजस्थान में भी कुछ जिले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए 100 साल पुराने। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी मौसम आपको देखना है तो भारत में उपलब्ध है। मैं पिछले 7-8 वर्षों से राजस्थान आता हूं। थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैंने देखा तो भारत के सारे मौसम राजस्थान में भी उपलब्ध है। भयंकर ठंड, चुरू जिंदाबाद। भयंकर गर्मी, उसके लिए भी चुरू जिंदाबाद, +50 चला जाएगा। बहुत बारिश देखनी हो तो कोटा और आसपास देख लो, बिल्कुल सूखा देखना हो तो जैसलमेर और बीकानेर की तरफ चले जाओ। माने भारत तो दुनिया में और भारत में राजस्थान। ये है कुछ हमारे देश के बारे में अलग बात जो यूरोप में नहीं है। यूरोप में कोई 2 देश ऐसे नहीं है जहां पर एक साथ आपको सभी मौसम दिखाई दें। इसलिए यूरोप वाले कुछ मामलों में बहुत गरीब हैं, और उनकी गरीबी यही है कि मौसम उनको अनुकूल नहीं मिला है। अब मौसम की प्रतिकूलता है वहां पर, भयंकर प्रतिकूलता है। उसी प्रतिकूलता में वो बेचारे हजारों साल से जिंदा हैं, तो उनको जिंदा रहने के लिए 2 तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। एक तो मौसम के साथ, जलवायु के साथ, दूसरा अपनी जिंदगी को टिकाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए। भारतवासी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको मौसम के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज्यादा। यहां तो बड़ा संघर्ष जिंदगी को चलाए रखने का ज्यादा है। यूरोप के जिन नागरिकों को हजारों साल से मौसम से लड़ना पड़ रहा है, वो लोग भी वैसे ही हो गए हैं जैसे उनका मौसम है। उनका मौसम माने ठंडा और भयंकर ठंडा, ऐसे ही वो लोग हैं, बर्फ जैसे ही हो गए। मैंने एक बार मेरे ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया था। बर्फ की 4 सिल्लियां मंगाई और चारों तरफ लगा के मैं बीच में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बर्फ जैसा ही होता जा रहा है। पैर के घुटने एकदम कड़क हो गए, पांव की उंगलियां कड़क हो गई, हिलाना भी मुश्किल, हाथ पैर की उंगलियां कड़क हो गई। फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट के देख लो, तो लेट गया तो सिर ऐसा ठंडा हो गया जैसे लगे कि बर्फ बांध दी हो किसी ने सिर पर। तब मैंने महसूस किया कि मैं तो 1 घंटे में परेशान हो गया बर्फ की सिल्लियों के बीच में बैठकर और लेटकर। बेचारे यूरोप वालों का सोचो, जो हजारों साल से बर्फ चारों तरफ है और उसी में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, और वही उनकी जिंदगी है। थोड़ा आगे बढ़े। भारत की और यूरोप की भिन्नताओं में से एक भिन्नता और है कि यूरोप में चूंकि बर्फ बहुत है, ठंडी बहुत है, इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक नहीं है वहां पर। भारत एक ऐसा देश है जिसको भगवान ने ऐसा कोई वरदान दे रखा है जहां हर दिन सूर्य का प्रकाश होता है। इस देश में साल में मुश्किल से 2 या 3 दिन ऐसे जाते हैं जब सूर्य ना दिखाई दे, लेकिन सूर्य की तपन बराबर रहती है, आंच बराबर महसूस होती है। सूर्य नहीं दिखे तो बात अलग है, उसकी गर्मी का एहसास हम बराबर कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं होता।
यूरोप में कई कई महीने ऐसे होते हैं जब सूर्य ही दिखाई नहीं देता, और जिस दिन उनको सूर्य दिख गया उस दिन वो पागल हो जाते हैं सबके सब। हाँ, और वही दिन उनका संडे हो जाता है, सूर्य का दिन, और उस दिन वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं, क्योंकि आज की सुबह बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, हजारों साल से है, अगले हजारों साल रहने वाला है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश भरपूर है, यूरोप में बहुत ही कम है। अगर आप ग्रीनलैंड की तरफ चले जाएं तो वहां तो ऐसी बुरी हाल है, 8 महीने 9 महीने सूर्य लगातार दिखने को मिलेगा ही नहीं, इतना बुरा हाल है उस इलाके का। अब आप जरा थोड़ा गंभीरता से सरल बातें समझने की कोशिश करो। जिस देश में सूर्य का प्रकाश भरपूर होगा वहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत होंगी, और जिस देश में सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा वहां जमीन में से कुछ घास का तिनका भी पैदा नहीं होगा। आप जानते हैं, भूमि में कितना भी अच्छा बीज डालो, कितनी भी अच्छी खाद लगाओ, कितना भी सुंदर से सुंदर व्यवस्था करो उसकी, और कितनी भी अच्छी व्यवस्था करो पानी की, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश नहीं हो और गर्मी ना मिले तो बीज में से अंकुरण नहीं होता। यूरोप की कल्पना करो, जहां खेतों में महीनों महीनों बर्फ जमी रहे वहां तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता। तो इसलिए यूरोप के देशों में पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते, अर्थात पेड़ पौधों में विविधता नहीं होती, अर्थात वहां के जंगलों में बहुत किस्म के पेड़ पौधे नहीं मिलते। ले दे के 2-4 तरह के वृक्ष यूरोप के सभी देशों में दिखाई देते। कभी कभी तो इतना तकलीफ हो जाती है कि यूरोप का एक देश छोड़ के दूसरे में घुस गए, पता ही नहीं चलता कि देश बदल गया, जब तक कि कोई बोले नहीं और समझ में नहीं आए कि ये भाषा फ्रेंच से अब जर्मन हो गई है, जर्मन से इटालियन हो गई है, इटालियन से डच हो गई है, डच से पोर्चुगीज हो गई है, फिर स्पेनिश हो गई है। तब पता चलता है कि जी हमने देश बदल दिया, वरना पेड़ों को देखकर, मनुष्यों को देखकर पता ही नहीं चलता कि हमने देश बदल दिया। पेड़ पौधे उनके यहाँ बहुत ही कम है, अर्थात अंग्रेजी का एक शब्द बायोडाइवर्सिटी उनकी बहुत खराब है, या बहुत पुअर है, या वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत गरीब है। भारत देश में इसका उल्टा है, सूर्य का प्रकाश भरपूर है, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, यूरोप की मिट्टी भी अच्छी नहीं है। आप जरा सोचो, अगर किसी मिट्टी पर महीनों महीनों बर्फ पड़ी रहे तो वो मिट्टी न रह के पत्थर हो जाएगी, और उस पत्थर में से कुछ भी उगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां की मिट्टी भी पत्थर जैसी है, यहाँ की मिट्टी एकदम नरम है, मक्खन के जैसी। भारत में कई क्षेत्रों की मिट्टी तो ऐसी है कि नंगे पांव आप खेतों में चले जाओ, घुटने तक का पैर मिट्टी में अंदर धंस जाता है, इतनी नरम, इतनी कोमल, इतनी मुलायम। अगर मिट्टी नरम है तो बारिश के पानी को ज्यादा पकड़ेगी, मिट्टी नरम है तो सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाएगा, मिट्टी नरम है तो हवा भी अंदर तक आएगी। तो हर पेड़ के पौधे की जड़ को या बीज को भरपूर मात्रा में बारिश का पानी मिल जाता है, सूरज की धूप भी मिल जाती है और हवा भी मिल जाती है। तो उनकी जो बढ़त है, ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होती है। यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो वहां की मिट्टी भी कड़क है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पेड़ पौधे बहुत कम हैं, जैव विविधता बहुत कम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। अब जरा सोचो, जिन देशों में पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो वहां जड़ी बूटियां भी कम होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां पेड़ पौधों का ही हिस्सा है। तो जिन देशों में पेड़ पौधे कम होंगे वहां की जड़ी बूटियां कम होंगी, और अगर जड़ी बूटियां बहुत कम हैं तो वहां आयुर्वेद नहीं होगा। वो कितनी भी ताकत लगा लें, वहां आयुर्वेद नहीं होगा। अगर उनको अपने यहाँ आयुर्वेद चलाना है तो वो भारत की मदद से ही चलेगा, उनकी अपनी ताकत नहीं है उन जड़ी बूटियों को पैदा करने की। हमारे बहुत सारे मित्र
कहते रहते हैं, देखो राजीव भाई, यूरोप में आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है भारत से ले जाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर, या भारत के पड़ोसी देश चीन से मंगाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे, यूरोप को और अमेरिका के सभी देश एक साल में 2500 अरब डॉलर की जड़ी बूटियां भारत और चीन से खरीदते, क्योंकि उनके यहां वो होती नहीं है। होगी कहां से? उसको होने के लिए जो मौसम की अनुकूलता चाहिए वो उनके पास है नहीं। तो जड़ी बूटियां होंगी नहीं तो उस देश में आयुर्वेद कहां से आएगा? उस देश में चरक संहिता कैसे लिखी जाएगी? तो आप ये मान लो कि मौसम ने उनको बेगाना बना दिया, गरीब बना दिया। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में हमको दिखाई देता है। अब भारत में आ जाएं, यहाँ वो सब कुछ है, मौसम की अनुकूलता है, प्रकृति की अनुकूलता है, ईश्वर की कोई विशेष कृपा है, जो इसी देश में 16 जलवायु हैं। ये सब होने से हमारे यहाँ बहुत कुछ होगा, जड़ी बूटियां होंगी। एक बार क्या हुआ, मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया है, गंधमार्दन पर्वत। तो जहां ये गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में है, मैं वहीं गया था। जिस गांव में है उसी गांव में गया था, और वहां मेरी एक सभा हुई थी। मैंने उस गांव के सरपंच को पूछा कि भाई, ये गंधमार्दन पर्वत बड़ा मशहूर है, भारत के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, जरा बताओ इसकी विशेषता क्या है? तो उसने कहा कि साहब, इसकी एक विशेषता ये है कि इस एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहा नाम मालूम है? उसने कहा 16,000 के तो नहीं मालूम है, 500-600 के तो बता सकता। फिर मैंने कहा किसको मालूम है? तो कहता मेरे दादाजी को 1000-1200 का मालूम है। दादाजी के दादाजी मिल गए तो शायद 2-2,500 का मालूम हो जाएगा। लेकिन एक ही गांव के छोटे से एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां। तो मैं वहीं नजदीक में एक जिला है, वो जिले का नाम है कालाहांडी, भवानीपट्टनम उसका जिला केंद्र है। दौड़कर गया और वहां के जितने भी बॉटनी के प्रोफेसर्स थे सबको मैं मिला। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है। एक एक प्रोफेसर बोलता है कि मैंने लिस्टिंग किया है, तो कोई प्रोफेसर के पास 2,500 जड़ी बूटियों का लिस्टिंग है, किसी के पास 3,000 का है। एक प्रोफेसर ने कहा मैं 40 साल से काम करता हूं, उनके पास कुछ 7,000-7,500 जड़ी बूटियों की लिस्ट है। क्या क्या गंधमार्दन पर मिलता है, और उनकी इच्छा है कि मैं सबका लिस्टिंग करूं 16,000 का। लेकिन वो कहते हैं कि शायद 2 जन्म इसमें लग जाएंगे, एक जन्म में ये होने वाला नहीं है। आप सोचो, गंधमार्दन पर्वत एक भारत के जिले के एक गांव के नजदीक का छोटा सा पहाड़, वहां पर इतनी जड़ी बूटियां, तो संपूर्ण भारत का जो मुकुट है हिमालय, उसकी कल्पना करो। भारत के बहुत सारे पादप विशेषज्ञ, पौधों के विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, तो उनका कहना है कि राजीव भाई, कम से कम 84-85 हजार जड़ी बूटियां तो हिमालय में मिल ही जाएंगी। मैंने पूछा अधिक से अधिक कितनी बताओ? तो उनका वो अभी कैलकुलेशन संभव नहीं है, हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करती, कल्पना शक्ति काम नहीं करती। एक बार मैंने सोचा कि संपूर्ण भारत देश के 10 करोड़ विद्यार्थियों को एक बड़े प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए कि तुम्हारे गांव और आसपास में जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो शायद 2-4 साल में पूरी लिस्ट बनकर आ जाए, लेकिन 10 करोड़ विद्यार्थी इसमें लगे तो ऐसे ही नहीं आएगी। कितना बड़ा काम है जो अभी तक करने के लिए बाकी पड़ा है, और हमें इसका अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए नहीं कि भगवान ने भरपूर दे दिया है, तो हमें स्केर्सिटी का अंदाजा नहीं है। ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं, जिनको कुछ मिला नहीं है, वो तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं, और वो रोज भारत सरकार पर आकर ऐसे दबाव डालते हैं कि भारत के कानूनों में संशोधन कर दो और हम ये हिमालय की सब जड़ी बूटी खोद कर ले जाएं, भारत के पहाड़ों से जितना मिले वो ले जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। और इसी व्यवस्था के लिए उन्होंने गेट करार नाम का एक
अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत से करा लिया है जिसमें से रास्ते खुल जाएं ताकि भारत की बेशकीमती जड़ी बूटियां बिना किसी अवरोध के भारत के बाहर चली जाए। वो तड़पते हैं और इतने सारे रिसर्चर्स वहां से आते हैं यूरोप और अमेरिका से, वो एक ही बात के लिए यहां काम करते हैं, किस इलाके में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। भारत सरकार कुछ ऐसे मूर्खता के काम करती है, उनमें से एक काम है फॉरेन फंड से एनजीओज चलाना। विदेशी पैसा लिया और एक ट्रस्ट बना लिया, एक संस्था बना ली, एक एनजीओ बना लिया। तो ये जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं ना, वो उन एनजीओज को थोड़ा डोनेशन देते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे इलाके में क्या क्या है। ये मूर्ख लोग यहाँ थोड़े पैसे के लालच में सूची की सूचियां बनाते हैं और यूरोप और अमेरिका को भेजते जाते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और उनको ये धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे वो भारत सरकार की बाहों उमेट रहे हैं। चीन इस मामले में थोड़ा होशियार है। चीन की सरकार अपनी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश नहीं करने देती। वो कहते हैं जो रिसर्च करेंगे वो हम करेंगे, परिणाम भी हम पहले जानेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सभी परिणाम बताएं। वो थोड़े होशियार हैं। हमारे देश के नेता उनसे थोड़े ज्यादा मूर्ख हैं। किसी भी विदेशी को बुलाएंगे, आओ दरवाजा खुला है, जो तुम्हें चाहिए सब लूट के ले जाओ। जैसे वो जहांगीर था ना 400 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी को दरवाजा खोल के बुला लिया, वही जहांगीरों के मानस पुत्र आज भी इस देश में है। आ जाओ, किसी का भी स्वागत है। भारत एक धर्मशाला है, सराय जैसा है। हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, जो तुम्हें चाहिए सब ले जाओ। अब मुश्किल क्या हो रही है कि जब बहुत रेयर माने बेशकीमती जड़ी बूटियों पे कहीं काम होता है तो पता चले वो भारत में नहीं है, कनाडा में है। पता चले भारत में नहीं है, जर्मनी में है। पता हुआ भारत में नहीं है, अमेरिका में है। और उनके जर्नल्स जब आते हैं तो वो पता करते हैं, हमको जानकारी देते हैं कि हमने तो इस पर पेटेंट ले लिया और हम यहां ठगे से बैठे हुए रह जाते हैं। अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट करा लिए, नीम पर पेटेंट करा लिए, काली मिर्च पर पेटेंट करा लिए, जीरे पर करा लिए, अजवाइन पर करा लिए, और तो और इडली बनाने के प्रोसेस पर पेटेंट हो गए, सांभर बनाने के प्रोसेस पेटेंट हो गए। हम यहां ठगे ठगे से देख रहे हैं। अखबारों में खबर आती है तो पता चलता है। इससे सिद्ध क्या होता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने उसको ध्यान देना बंद कर दिया, बेदरकारी किया। उनके पास कुछ नहीं है तो वो एक एक छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं। अब ये जो भिन्नता है भारत और यूरोप में, चूंकि सूर्य वहां कम है और यहां बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं दुनिया में पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही सूर्य है। अगर सूर्य मेहरबान है तो सब कुछ आपके लिए है, और जो सूर्य की मेहरबानी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा, तो शायद ऐसे कारण से ही इस देश में आयुर्वेद जन्म लिया होगा। और आयुर्वेद ने जन्म लिया होगा तो ये उतना ही पुराना होगा जितना पुराना भारत है। कुछ विदेशी इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद 2500 साल पुराना। कुछ जर्मन लोगों ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 3500 साल पुराना। कुछ ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 10,000 साल पुराना। कोई बोलता है 10,000 साल, कोई कहता है 3500 साल, कोई कहता है 2500 साल। वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये 10,000 साल का किस्सा है, 2-5 हजार साल का किस्सा है, तो वो हनुमान जी गए थे लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाने के लिए, वो किस्सा तो। और हनुमान जी का किस्सा हम सब जानते हैं। संजीवनी उनको पहचान में नहीं आई तो पर्वत ही उखाड़ के ले आए। तो जो वैद्य थे ना राम जी की सेना के, जिनका नाम था सुषेण, तो वैद्य सुषेण ने कहा मैंने तुमसे एक बूटी मंगाई थी। तो उनका वैद्य जी मुझे समझ में नहीं आती, मैं पर्वत ले आया।
और ये कहानी आगे बढ़ती है रामचरितमानस में तो नहीं, रघुवंशम में, कि उस एक छोटे से पर्वत के टुकड़े से कुछ 1200 औषधियां वैद्य सुषेण ने निकाली थी और उन्हीं औषधियों की ताकत से रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था और युद्ध